हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। ओके, और अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है विद्युत विभव का भौतिक कि विद्युत विभव हमें क्या बताता है ना। विद्युत विभव का मापन किस आधार पे किया जाता है, कब विभव को धनात्मक और ऋणात्मक हम कहेंगे, है ना। आज हम विद्युत विभव का परिमाण देखने वाले हैं कि विद्युत विभव कितना होता है ना। तो यहाँ पर समझे बच्चों, ठीक है। ठीक, विद्युत विभव हमने क्या समझा था तो यहाँ पर कि विद्युत विभव है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से संबंधित विशेषता है ना। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर विद्युत क्षेत्र में तो हम किसी बिंदु पर किसी आवेश को लाते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से, विद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी आवेश को हम किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस बिंदु तक लाने में या उस बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर एक बल लगेगा, है ना। और बल लग रहा है तो फिर डेफिनेटली तो हमें आवेश को वहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, और कार्य उस पर जब किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा संचित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाते हैं तो वहां कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वहां उसमें कोई ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो कार्य है या उसमें आने वाली जो ऊर्जा है वो प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे हम बिंदु बी पर ला रहे हैं तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और कार्य या बल का मान भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्युत विभव, ठीक है, क्या बताती है हमको, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से संबंधित विशेषता है जो उस बिंदु पर किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो अभी हम इससे पहले क्या देख चुके हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा हमने कि किसी आवेश को हम क्या करते हैं जो अनंत से, ठीक है, बिंदु ए तक ला रहे हैं। मान लो हम कितने आवेश को 1 कूलम आवेश को या किसी आवेश को कहां पर लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं, ओके। और बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान, ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, दो बातें, जो हम बल की और कार्य की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी आवेश को लाकर, ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर हम उसी आवेश को लाने में वहां पर कार्य की गणना कर ले, है ना, उसी आवेश को लाने में बल लग रहा है तो कार्य भी करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को लाने में अगर हम कार्य की गणना कर लें तो वो कार्य वहां पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव, है ना। मतलब दोनों में क्या अंतर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में विद्युत क्षेत्र हमको किसी बिंदु पर बल के मान को बताती है कि हम वहां एकांक आवेश को या किसी आवेश को रखेंगे तो उस पर कितना बल लग रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझ में आता है। और उस आवेश को वहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो किससे समझ में आता है, विद्युत विभव से, है ना। तो विद्युत विभव जो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमको यहाँ पर बिंदु ए पर क्या करना है, विभव निकालना है ना। जैसे हमने कहा कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु ए पर हमें विभव की गणना करनी है ना, बिंदु ए पर विभव निकालना है। तो बिंदु ए पर विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वहां पर 1 कूलम आवेश को ले आएंगे। 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले आएंगे, है ना। 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में हम क्या निकाल लेंगे, कार्य की गणना कर लेंगे। कितने आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। लेकिन एक बात जो हमको पता है ना, 1 कूलम आवेश के बारे में, कि 1 कूलम आवेश कैसा आवेश कहलाता है, केवल काल्पनिक आवेश कहलाता है ना। हम एकांक आवेश के बारे में, 1 कूलम आवेश के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर्स में, जो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश है जो, ठीक है। तो अगर हम 1 कूलम आवेश लाएंगे तो वो इस वाले आवेश के विभव को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। तो 1 कूलम आवेश लाना हमारे लिए जो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है ना। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, मान लो इस पर 1 कूलम आवेश हमें उत्पन्न करना है,
तो इस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने में हमको लगभग जो 100 से 200 से कई ज्यादा साल लग जाएंगे। तो इसलिए 1 कूलम आवेश एक बड़ा अमाउंट है। तो अगर हमें विभव मापना है तो हमारे पास पहला तरीका क्या था कि हम 1 कूलम आवेश को ले आकर, है ना, वहां तक ले आए, उसमें किए गए कार्य की गणना कर ले, तो वही किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या बता देगा, विभव बता देगा, है ना। तो ये पहला तरीका हुआ अब जो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, 1 कूलम आवेश को या एकांक आवेश, ठीक है ना, एकांक आवेश या 1 कूलम आवेश, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी लिख दें। चलो एकांक आवेश हम लिखते हैं विभव, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है ना, ठीक है। लेकिन हमें जो ये बात पता है कि एकांक आवेश या 1 कूलम आवेश केवल काल्पनिक बात है ना, काल्पनिक आवेश है। तो फिर प्रैक्टिकली जो हम 1 कूलम आवेश को तो नहीं ला सकते, तो फिर हम वहां पर किसको ले आते हैं, अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश, ठीक है, अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश को ले आते हैं, ठीक है। और उस अल्प परिमाण के परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य होगा, उस कार्य में हम, ठीक, उस कार्य में हम क्या कर देंगे, परीक्षण आवेश के मान से भाग दे देंगे। मतलब जिस आवेश को लाया गया है, जैसे मान लो Q नॉट आवेश को आपने लाया, तो उसके परिमाण से आप भाग दे दोगे, है ना। भाग क्यों दिया जाता है, ये सारी चीजें जो हमने विद्युत क्षेत्र वाले, जब हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे उस समय हमने सीख चुके हैं ये सारी बातें, कि एकांक आवेश को लाने में या फिर आवेश को, अल्प परिमाण के आवेश को लाते हैं तो भाग क्यों देते हैं, मतलब ये सूत्र कैसा बना, ये सूत्र हमने वहां पर विद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ चुके हैं जो, ठीक है ना, कि आवेश के मान से भाग क्यों देते हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पर आप परिभाषा जैसे समझ के चलो, ठीक है ना। तो अगर जो आप समझना चाहते हो यहाँ पर कि भाग क्यों दिया जाता है उस आवेश के मान से, ये सूत्र क्यों बना, तो फिर जो आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का कौन सा वीडियो, कौन सा लेक्चर देखोगे, विद्युत क्षेत्र के परिमाण वाले, कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे बना, तो वहां जो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम उसको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा, ओके। तो ये जो क्या कर देंगे हम, दूसरा तरीका हमारे पास, पहले तो हम कितने आवेश को लाए, 1 कूलम आवेश को, लेकिन ये विधि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र के भीतर हम 1 कूलम आवेश को न लाते हुए अल्प परिमाण के परीक्षण आवेश को लाकर, ठीक है, उसको लाने में किया गया कार्य निकालते हैं और परीक्षण आवेश के मान से उसको भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वहां पर क्या, किसका सूत्र मिल जाएगा हमें, विद्युत विभव का सूत्र। तो प्रायोगिक रूप से जो हमारे लिए अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश को लाना संभव है, मतलब छोटे आवेश को हम ला सकते हैं, जैसे 1 कूलम आवेश बड़ा आवेश है, इसको लाना हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है, प्रायोगिक रूप से 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना, तो फिर हम वहां पर अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश लाते हैं। अब अल्प तो कितना अल्प, तो अल्प से मतलब जो हमारा यहाँ रहेगा कि इतना छोटा आवेश लाएंगे कि ये इसका विभव बिंदु ए के विभव को प्रभावित ना कर सके, इतना छोटा आवेश वहां पर हम लाएंगे, क्योंकि ये जो हम आवेश लेकर आ रहे हैं परीक्षण आवेश, जिस आवेश को लाया जाएगा वो आवेश भी अपना खुद का विभव उत्पन्न करेगा, तो फिर इस आवेश का मान इतना छोटा होना चाहिए कि इसका विभव नगण्य हो, है ना, इतना छोटा हो जो यहाँ पर कि इसका विभव कैसा रहे, नगण्य रहे, ठीक है, इतना छोटा आवेश, अल्प परिमाण के, अल्प परिमाण से हमारा मतलब ये रहता है कि इतना छोटा आवेश ले आए वहां पर कि जिसका विभव मुख्य, है ना, विभव को प्रभावित ना कर सके, ऐसा है ना, ठीक है। चलिए,
तो हमारे पास दूसरा तरीका जो क्या बन गया, गणितीय रूप से अब हम इस विधि से ही विभव की गणना करते हैं। तो विद्युत विभव क्या बन जाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर, उसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके बराबर होता है, ये विभव अल्प परिमाण के परीक्षण आवेश को, उसको समझते चले, है ना, याद रखने की, इसको ध्यान में रख ले बस। W क्या है, ये हमारे पास अल्प परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, विद्युत विभव, ठीक है, अल्प परिमाण के परीक्षण आवेश को, ठीक है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में, ठीक है, किए गए कार्य, है ना, किसके बराबर किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात, है ना, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ओके, ये जो है ना, ये हमारे पास उसका दूसरा तरीका विद्युत विभव निकालने का। और मोस्टली जो अगर हम विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो हम यही विधि, इसी सूत्र से विद्युत विभव की गणना करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, हम शब्द में लिख दे रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है परिभाषा, इसके अनुसार ये है ना, ये हमारे पास सूत्र बना, जो हमने परिभाषा बनाई है उसी को ऐसा लिखना है यहाँ पर, है ना। तो अभी हम मान लेते हैं जो, यदि, है ना, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से, ठीक है, किसी बिंदु तक, बिंदु ए तक, है ना, बिंदु का नाम भी हमने दिया, लाने में किया गया कार्य W अनंत टू A हो, है ना। मतलब हमने ये मान लिया है तो सब कि कोई परीक्षण आवेश को हमने Q नॉट मान लिया, उसके परिमाण को, और जो कार्य है ना, कार्य को हमने जो किससे मान लिया है, किससे दर्शा दिया है, W अनंत से A, है ना। तब सूत्र क्या बनेगा, है ना, तो हम लिखेंगे तब बिंदु A पर विद्युत विभव, है ना, बिंदु A पर विद्युत विभव कितना आ जाएगा हमारे पास, W, ठीक है, और V अनंत, W अनंत टू A अपॉन में Q नॉट, ये जो सूत्र बने, है ना। मतलब मुख्य सूत्र क्या है, उसका सामान्य रूप क्या है जो सूत्र का, ये तो हमने इंडिकेट किया है, सामान्य रूप याद रखना, विभव किसके बराबर है, कार्य बटे आवेश के, है ना, ये उसके सूत्र का सामान्य रूप है, ठीक है। अगर हम कार्य को इससे दर्शा रहे तो ये ऐसा लिख दिया है ना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर ये कैसी राशि है, विद्युत विभव, है ना, दोनों में क्या अंतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अगर हम किसी आवेश को, जो परीक्षण आवेश को हम अनंत से, है ना, परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु ए तक ला रहे हैं, तो उस पर जो बल लगेगा, है ना, एकांक आवेश को लाने में परीक्षण जो बल लगेगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य जो करना पड़ेगा अनंत से ए तक लाने में, है ना, वो हमारा क्या है, विभव। मतलब विद्युत क्षेत्र बल का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के मान को बताती है, तो विद्युत क्षेत्र बल है तो ये सदिश राशि है, और विभव क्या है, कार्य का मान बताता है कि एकांक आवेश को वहां से वहां तक ले आएंगे हम, तो कार्य है, तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, कार्य मतलब विभव अदिश राशि है ना। तो नोट
विद्युत विभव, ठीक है, कैसी राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि, ठीक है ना, ये है ना, ये हो गया हमारे पास विद्युत विभव अदिश राशि, ठीक है। तो ये हुआ उसका सूत्र, है ना, मेन सूत्र अब याद रखें आइंदा के लिए, विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे हम, तो ये सूत्र है, विभव का सूत्र ध्यान में रखने वाला जो सूत्र है वो ये याद रखोगे आप, कार्य बटे आवेश, है ना, कौन सा कार्य, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और जिस आवेश को ला रहे हैं उसका मान, ठीक है। तो ये रहेगा विद्युत विभव, फिर उसका आएगा मात्रक, है ना, और भी नहीं सूत्र हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चे ना, अब हम इसके मात्रक देखते हैं, है ना। तो विद्युत विभव की मात्रक जो है ना, पहले हम देख रहे हैं ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत विभव का जो सूत्र है ना, क्या है सूत्र, कार्य बटे आवेश, है ना, ये उसका सामान्य स्वरूप है। तो यहाँ पर विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या बन जाएगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, है ना, बटे में कूलाम, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। तो उसका एक मात्रक हो गया यहाँ पर जूल बटे कूलाम, या हम उसका दूसरा मात्रक जो ज्यादातर हम उपयोग में लाते हैं वोल्ट, ये है ना, तो ये उसके दो मात्रक हो गए, है ना, एक हो गया वोल्ट जूल बटे कूलाम, मतलब हम अधिकतम विद्युत विभव का कौन सा मात्रक उपयोग में लाते हैं, वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या होगा, जूल प्रति कूलम, है ना, क्या मतलब होगा बच्चों उसका, जूल प्रति कूलम, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से हमने उसका मात्रक तो बोल दिया 1 वोल्ट, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 1 वोल्ट कितना होता है, जैसे उदाहरण के लिए, है ना, हम लंबाई का मात्रक जानते हैं, है ना, जैसे हम लंबाई का मात्रक जानते हैं, मैं बोलूंगा बच्चों लंबाई का मात्रक 1 मीटर, तो 1 मीटर कितना होता है, तो आप उसका अंदाजा बता सकते हो कितना होगा, है ना। 1 मीटर जैसे हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाएगी कि 1 मीटर लंबाई मतलब इतनी मीटर लंबाई, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि कितनी लंबाई, चलो आपको बोलता हूँ कि 1 मीटर लंबाई, चलो, तो आप 1 मीटर लंबाई आपको अंदाजा रहेगा कि इतनी लगभग इतनी मीटर लंबाई 1 मीटर आएगी। अब इसी तरह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो कि 1 वोल्ट कितने विभव को बोला जाएगा, मतलब हम उसको फील करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइज करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं भाई। बड़ी आपने यूनिट तो बोल दी है, वोल्ट है, और इधर जूल बटे कूलम है, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 वोल्ट कितना, तो फिर आप कैसे बोलोगे, अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि 1 सेंटीमीटर कितनी बड़ी लंबाई होगी, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर लगभग इतनी बड़ी लंबाई, आपको कि इसका नॉलेज है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 वोल्ट विभव कितना बड़ा हो, सॉरी 1 मीटर लंबाई कितनी लंबाई होगी, तो आप अंदाजे से ऐसा बता दोगे इतनी बड़ी। अब मैं इसी तरह पूछना चाह रहा हूँ कि 1 वोल्ट विभव कितना, तो फिर हमको कुछ समझ नहीं पा रहे हम कि 1 वोल्ट कितना बड़ा होगा, तो इसीलिए अब हम 1 वोल्ट को समझते हैं, मतलब हम परिभाषा देते हैं किसकी, अब यहाँ तो हम परिभाषा दे रहे हैं 1 वोल्ट विभव की, है ना, 1 वोल्ट विभव कितने विभव को कहा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो जो है ना सूत्र से समझे, उसके मान से समझे, 1 वोल्ट कितना है, वोल्ट क्या है हमारे पास, वोल्ट का सूत्र क्या है, वोल्ट का, है ना, ये है जूल बटे में कूलम। तो हमको यहाँ 1 वोल्ट को परिभाषा देना है, तो इसको भी ले लो 1 वोल्ट, इसको भी 1 जूल, इसको भी 1 कूलम, है ना। अब इसके आधार पे परिभाषा क्या बनेगी, पहले परिभाषा बनाता देख लेते हैं, फिर उसका सही मतलब भी हम समझेंगे, तो फील भी एग्जैक्टली मीनिंग तभी। तो हमने कहा बच्चों 1, ठीक है, ये क्या था, जूल किसका मान है, कार्य का, किए गए कार्य का, है ना, जूल क्या है, किया गया कार्य, कूलम क्या है, यहाँ पर लाया गया आवेश, है ना, ये किसका मान है, ये लाए गए आवेश का। तो हम कितना आवेश ला रहे हैं, अनंत से 1 कूलम आवेश ला रहे हैं अनंत से, है ना। तो किसी बिंदु तक लाने में हमको किया गया कार्य कितना करना पड़ा, 1 जूल, मतलब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर विभव कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। समझ में आया, परिभाषा क्या दोगे आप यहाँ पर कि हम ऐसे लिख देते, है ना, परिभाषा ऐसे लिख दे कि हमने 1 कूलम आवेश को बिंदु ए तक लाया, तो है ना, कितना आवेश लाया, 1 कूलम आवेश, कहां से लाया, अनंत से, कितना कार्य करना पड़ा हमको वहां पर, 1 जूल, ठीक है। तो 1
कूलाम आवेश को ए तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो ए पर जो विभव होगा उस विभव को हम बोल देंगे 1 वोल्ट। समझ में आया? ओके, तो ये परिभाषा हो गई, मतलब कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई जो हमारे पास उसकी परिभाषा। अब जो यहाँ पर थोड़ा सा फील करो कि अगर मैं बोलता हूँ जो 1 वोल्ट विभव बहुत बड़ा वोल्ट है या बहुत कम है, विभव का जो मान है अगर बहुत छोटा है या बहुत कम है ना? एक मिनट है ना, ओके चले, है ना? क्या पूछने जा रहे हैं हम कि जैसे बच्चों मैंने आपको लिखा तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक 1 सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, है ना, मीटर और किलोमीटर ये है। तो मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि किलोमीटर की कैसी लंबाई है, तो आप बोलोगे बहुत बड़ी लंबाई है। मीटर कैसी लंबाई है, तो बहुत, ना तो बहुत बड़ी ना तो छोटी। सेंटीमीटर कैसी लंबाई है, तो आप बोलोगे छोटी लंबाई है ना। मतलब इसका अंदाजा है हमको, हमने इनको सुना है, इनको हमने फील किया है। हम किलोमीटर भी चले हुए हैं, मीटर भी चले हुए हैं, सेंटीमीटर भी, है ना। तो इनको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि भाई हमने बोला एक किलोमीटर, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर बहुत बड़ी लंबाई का मान है ना। मीटर उससे छोटी लंबाई का, सेंटीमीटर और छोटी लंबाई। तो इसी तरह जो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 वोल्ट बहुत बड़ा मात्रक है विभव का, मतलब बड़े विभव को बताता है या छोटे से विभव को मापता है, ऐसा हम फील करना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा सेंटीमीटर बड़ी लंबाई को मापता है या छोटी लंबाई को, तो आप बोलेंगे छोटी लंबाई को मापता है। किलोमीटर तो आप बोलोगे बड़ी लंबाई को मापता है। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ कि वोल्ट बड़े विभव को बताता है या छोटे से विभव। 1 वोल्ट मतलब बहुत बड़ा विभव होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हमने क्या लिखा, 1 जूल, कितने आवेश को लाने में, 1 कूलाम आवेश को लाने में, है ना। 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम बोलेंगे वहां पर वोल्ट, है ना, विभव 1 वोल्ट है। तो उसके लिए तो पहले आपको इनको फील करना पड़ेगा कि 1 जूल कितना बड़ा होता है। 1 जूल बहुत बड़ा है। 1 कूलाम तो हमें पता है, 1 कूलाम मतलब बहुत बड़ा आवेश है, जो आवेश का बड़ा मान है ना। कूलाम का हमें नॉलेज है। जूल अब बड़ा है कि छोटा है, तो जूल के बारे में भी तो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि 1 जूल अगर हम किसको कहते हैं, है ना। वैसे हमने इसको पूरी परिभाषा इनसे पढ़ा है तो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। 1 जूल ऊर्जा, ये 1 जूल कार्य कितना बड़ा होगा, तो 1 जूल कार्य को अगर आप 100 ग्राम भार वाले, है ना, आप 100 ग्राम, ठीक है, या द्रव्यमान बोल दो ऐसे, है ना, 100 ग्राम भार वाली वस्तु को क्या करते हो, क्यों आप उठाकर 1 मीटर तक ऊंचाई तक उठा देते हो, है ना। 1 मीटर मैंने डायरेक्ट बता दिया, वो 1 न्यूटन मीटर ऐसा कुछ हो वो होता है। अभी आप उसको उस पर नहीं जाना, तो डायरेक्ट इससे आपको डायरेक्ट फील हो जाएगा। 100 ग्राम या 101 ग्राम लगभग, है ना, राउंड फिगर। तो आपने हाथ में ऐसे 100 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु लो और उसको उठाकर 1 मीटर तक उठा दो ऐसे, तो आपने जो उसको 1 मीटर उठाने में जितना कार्य कर दिया होगा वो कितना कार्य होगा, 1 जूल। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 जूल बहुत बड़ा है या छोटा सा है ना। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप खुद ही स्वयं सोचो, जो आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा रहे हो और उसे 1 मीटर तक ऐसे ले जा रहे हो, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी कुछ ऊर्जा वहां पे खत्म हो गई। मतलब हमारे लिए वोल्ट एक छोटा 1 जूल एक छोटी सी ऊर्जा है ना। मैकेनिकल अगर यांत्रिक ऊर्जा के आधार पे बात करें तो 1 जूल यांत्रिक ऊर्जा में बहुत छोटी सी ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ 1 जूल हमारे लिए बहुत कम रहे, कम कार्य होगा। तो आप सोचो कि आप 1 कूलाम आवेश को ला रहे हो, तो 1 कूलाम बड़ा आवेश है और 1 जूल छोटा सा ऊर्जा है, छोटी ऊर्जा है ना, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा है। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में हमें छोटा सा कार्य करना पड़ रहा है वहां पे, तो इसका मतलब विभव भी क्या होगा, 1 वोल्ट। मतलब वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट जो है वो छोटे विभव को माप रहा होगा, है ना, छोटे विभव को। जैसे, है ना, हम लिखते हैं जो सेंटीमीटर और मीटर, तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर छोटी लंबाई को मापता है, मीटर उससे बड़ी लंबाई को। तो इसी तरह जो वोल्ट भी
छोटे विभव को मापता है ना। तो वोल्ट 1 वोल्ट छोटा मात्रक हो गया, है ना, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर उसकी बात करें तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास उसका एसआई मात्रक, उसकी परिभाषा भी हमने देख ली तो यहाँ पर 1 वोल्ट की। अब उसको जो हम और दूसरे रूप में लिख सकते हैं, उसका तीसरा मात्रक अगर हम बोल दें, है ना, ठीक है, वोल्ट जूल प्रति कूलम। ओके, है ना, मतलब अब हम उसका एक और मात्रक निकाल रहे हैं। 2 मात्रक तो हम देख ही चुके हैं, वोल्ट और जूल बटे कूलम। अब तीसरा मात्रक यहाँ से निकालेंगे, है ना, किसके रूप में, मूल मात्रकों के रूप में। तो मूल मात्रकों के रूप में आप जूल बटे कूलम को, जूल बटे कूलम को क्या लिख सकते हैं, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, है ना। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। तो आप इसके आधार पर क्या लिख सकते हो, उसको जूल को बल की यूनिट और विस्थापन की यूनिट। तो बल की यूनिट होती है न्यूटन और, है ना, विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। ओके, न्यूटन इंटू मीटर। फिर कूलम, कूलम आवेश का मात्रक है बच्चों, है ना। ये तो आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय। तो आवेश को हम धारा गुणित समय के रूप में, कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। ये हो गया। अब इसको हम और व्युत्पन्न मात्रकों के, सॉरी, मूल मात्रकों में लाना चाह रहे हैं। तो मीटर यहाँ मूल मात्रक हो गया, सेकेंड मूल मात्रक हो गया, एम्पियर मूल मात्रक हो गया, है ना, ठीक है। अब हम न्यूटन मूल मात्रक में नहीं है, तो हम उसको न्यूटन को और बदलेंगे। तो न्यूटन मतलब बल का सूत्र है, तो बल के सूत्र को हम द्रव्यमान गुणित त्वरण के आधार पर और क्या लिखेंगे, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण के आधार पर हम उसको लिख देंगे किलोग्राम, है ना, किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकेंड, है ना, स्क्वायर। ये बल को, न्यूटन को हमने ऐसा लिख दिया, न्यूटन को लिखा हमने, ठीक है। फिर ये मीटर पहले वाला जो था यहाँ पे मीटर सिंबल में लिख दिया उसको मीटर, और बटे में जो है वो एम्पियर, है ना, एम्पियर इनटू सेकंड, सेकंड को भी शॉर्ट में लिख दिया। ओके, ये आ गया जो। अब इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, गुणा भाग सब करके लिख दो, तो किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया, और बटे में आ गया एम्पियर, है ना, और यहाँ से जो सेकेंड स्क्वायर ये बटे में आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड की घात हो गई 3। तो ये हमारे पास उसका तीसरा मात्रक आ गया, है ना, तीसरा मात्रक मूल मात्रकों के रूप में। तो मूल मात्रकों के रूप में हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर एम्पियर इंटू सेकेंड की घात 3। ये आ गया उसका विभव का तीसरा मात्रक। लेकिन जनरली जो हम ये मात्रक ही याद रखें, वोल्ट, और वोल्ट मतलब जूल बटे कूलम। ये हमको विमीय सूत्र निकालने के काम में आएगा, है ना। चलिए, इसका हम बहुत कम यूज करते हैं। अब ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा उसका सीजीएस मात्रक, है ना। तो सीजीएस मात्रक जो हम 2 मात्रक पढ़ते हैं, है ना, स्थिर विद्युत मात्रक, है ना, स्थिर विद्युत मात्रक या विद्युत मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए हमने ईएसयू लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, सीजीएस मात्रक बताना है मुझे उसका। तो सीजीएस मात्रक देखो क्या बन जाएगा, एसआई मात्रक क्या है, जूल बटे कूलम, या सूत्र क्या है उसका, कार्य बटे आवेश, है ना। तो कार्य बटे आवेश वाले सूत्र से क्या बनेगा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग, है ना, और कूलम आवेश का, है ना, आवेश का सीजीएस मात्रक स्थिर विद्युत मात्रक, है ना। तो ये होता है स्थिर कूलम, ठीक है, क्या रहेगा, स्थिर कूलम। ओके, फिर इसी तरह से भी तो यहाँ पर स्थिर, सॉरी, दूसरा मात्रक आएगा विद्युत चुंबकीय मात्रक, है ना। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसे हम शॉर्ट में EMU लिखते हैं, है ना, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओके, है ना। ये इसको भी हम ऐसा लिखेंगे, स्थिर विद्युत मात्रक को हम लिख देंगे यहाँ पर जूल, इसको हम लिख देंगे
स्थित वोल्ट, ठीक है, क्या लिख देंगे, स्थित वोल्ट, ठीक है ना। और इसको क्या लिखा जाएगा, जूल, इसको लिखेंगे हम अर्ग, ठीक है, अर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा ठीक है स्थित कूलम, ठीक है ना, स्थित कूलम, ठीक। फिर ये आ गया तो स्थित विद्युत मात्रक, है ना। फिर इसी तरह से विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसे हम EMU कहते हैं, EMU, है ना। तो ये आ जाएगा एव वोल्ट, एव वोल्ट, और आ जाएगा तो ये अर्ग बटे में एव कूलम, है ना। ये उसके CGS मात्रक हो गए, ठीक है। तो अब मात्रकों में संबंध हम देख लें यहाँ पर, ठीक है, रिलेशन, और यहाँ है ना मात्रकों में संबंध, ठीक है। मतलब हमने 3 मात्रक पढ़े थे उसके, ये वाले, है ना। तो इन तीनों में क्या संबंध है, तुलना हम करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन सा बड़ा मात्रक है, ऐसे कौन सा छोटा। तो यहाँ पर मात्रकों में संबंध तो हम ऐसे लिख रहे हो, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1/300, है ना, 1/300 स्थित वोल्ट के। और 1 वोल्ट में इसका मान होता है तो 10⁸ एव वोल्ट, ओके। ये रहा मात्रकों में संबंध। अब यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन तीनों में, वोल्ट में, स्थित वोल्ट में और एव वोल्ट में, विभव का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है ना। जैसे कैसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इसमें लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, जो बड़ी लंबाई को बताता है, तो हम कहेंगे किलोमीटर बड़ी लंबाई को बताता है ना, ये बड़ा मात्रक है। तो इसी तरह बच्चों मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि वोल्ट, स्थित वोल्ट और एव वोल्ट में बड़ा मात्रक कौन सा है, जो बड़े विभव को बताता है। तो इससे कुछ समझदार जो है ना, तो इससे तुलना करके देख लो आप, या अगर इससे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा बड़ा है, तो हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं ना, 300 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 300 वोल्ट, देखिए 300 से गुणा कर दिया सभी, तो ये हो गया 300 वोल्ट, है ना। और ये एक स्थित वोल्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये 300 से गुणा कर देंगे, 300 300 कैसे। अब यहाँ पर 3 गुणित 10⁸ 8, है ना, 3 गुणित 10⁸ 8 हो जाएगा, तो सॉरी 3 गुणित 10⁸ एव वोल्ट, ये ऐसा है ना। कैसे आया ये जैसे 10⁸ में हम 300 का गुणा कर रहे हैं, तो 300 का गुणा कर रहे हैं, ये 3 गुणित 10⁸ 2 हो गया, गुणित 10⁸ 8, तो 10⁸ ये 10⁸3 है ना, 10 हो गया, है ना, ऐसा। तो ये 3 गुणित 10⁸10 ऐसा, तो हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया वहां, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों में रिलेशन आया, हम लोग तीनों मात्रकों में संबंध। अब इससे आप समझ जाओगे कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो इससे देखो, जो सबसे बड़ा मात्रक है इसका स्थित वोल्ट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्थित वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर है ना, और 3 गुणित 10⁸10 एव वोल्ट के बराबर। मतलब अगर 300 वोल्ट मिलेंगे, विभव 300 वोल्ट विभव मिलेगा, तो एक स्थित वोल्ट के बराबर बनेगा। मतलब सबसे बड़ा मात्रक हो गया स्थित वोल्ट, जो बड़े विभव को बताता है। फिर उससे छोटा मात्रक कौन हो गया, वोल्ट, है ना। फिर सबसे छोटा मात्रक जो, क्योंकि 3 गुणित 10⁸10 एव वोल्ट मिलेंगे, तो एक स्थित वोल्ट के बराबर आएगी, या 300 वोल्ट के बराबर आएगी। तो सबसे बड़ा मात्रक हुआ स्थित वोल्ट, उससे छोटा हुआ वोल्ट, और सबसे छोटा हुआ एव वोल्ट, है ना। ये उनकी तुलना हमने समझ ली, ठीक है।
अब यहाँ से तो एक चीज और ध्यान दें, एक्स्ट्रा चीज हमारी जैसे नोट में, मतलब तुलना तो हमने कर ली। जैसे हमारे पास जो एक स्थिर वोल्ट, एक स्थिर वोल्ट किसके बराबर लिखा हमने, 3 गुणित 10 की घात 10 ए वोल्ट के बराबर, है ना, ऐसे। तो यहाँ जो जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी है ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, का सूत्र क्या होता है, एसआई पद्धति में प्रकाश की चाल होती है c का मान 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, ये एसआई में 3 गुणित 10 की घात 8, और सीजीएस में इसको सेंटीमीटर में आप बदल दोगे, तो सेंटीमीटर में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 3 गुणित 10 की घात 10 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, c। ओके, तो इसका अर्थ हुआ बच्चों एक स्थिर वोल्ट, है ना, किसके बराबर हुआ, c f वोल्ट के। ओके, ये है ना, ये आगे हमारे पास दोनों में रिलेशन है ना, मतलब ये वाला भी याद रखें, c f वोल्ट, जहां c मतलब क्या है, c प्रकाश, ये 3 गुणित 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये हो गई प्रकाश की चाल, है ना, ये लिख दीजिए, है ना, ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, है ना, विमीय सूत्र बनाना है हमको। तो विमीय सूत्र भी आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो जो सूत्र से या मात्रक से। तो पहले सूत्र से बनाना देख ले, है ना, सूत्र क्या है उसका, विभव का कार्य बटे आवेश। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है ना, कार्य का विमीय सूत्र होता है यहाँ पर ml स्क्वायर t की घात -2, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, विमीय, और इसका होता है a t, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, m आ जाएगा, है ना, l स्क्वायर और t की घात ये -2 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -1, तो t की घात हो जाएगी -3, और ये a ऊपर आके इसकी घात हो जाएगी -1, तो ये हमारा उसका विमीय सूत्र बन गया। ओके, इससे भी निकाल सकते हो, या आपको इससे नहीं निकालना है तो हमारे पास, ठीक है, ये वाला मात्रक से निकाल सकते हो। मतलब पहले आप सूत्र से मात्रक निकालो, मात्रक से यहाँ लाओ, किसी से भी कर सकते हैं ना। इसको भी नोट करना चाहो तो इसको भी कर लेना, मैं आपको जो विमीय सूत्र ऐसा ही मात्रक से भी निकाल के बता सकता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक है ना, ऐसा ही मात्रक डायरेक्ट वाला याद है, ये वाला, तो इससे भी बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, बटे में एम्पियर और सेकेंड की घात 3, ये है हमारे पास उसका मात्रक। तो इससे भी बन जाएगा, तो किलोग्राम के लिए क्या लिख दोगे, m, है ना, और मीटर के लिए तो l स्क्वायर बटे में एम्पियर के लिए a और सेकेंड की घात 3, ये इससे भी बन जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे वो आप ऊपर ले जाओगे, ये a की घात वही आ जाएगा, है ना। तो किसी से भी विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो, तो या तो ये वाले ऐसा ही मात्रक से या उसके सूत्र से, है ना। तो ये था जो हमारे पास विद्युत विभव का परिमाण, है ना, कि विद्युत विभव कितना होता है। तो ध्यान रखिए, आइंदा के लिए सूत्र क्या याद रखें, विद्युत विभव किसके बराबर होता है, कार्य बटे आवेश की। ओके, और एक और चीज नोट करना क्यों, जैसे हम, ठीक है ना, कार्य का सूत्र पढ़ते हैं चूंकि यांत्रिकी में, है ना, यांत्रिकी में हम कार्य का सूत्र क्या पढ़ते हैं, बल गुणित विस्थापन, है ना। यांत्रिकी मतलब गति और विस्थापन से संबंधित अगर बात कर रहे हैं तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। लेकिन स्थिर विद्युतिकी में, है ना, यहाँ पर यांत्रिकी में
कार्य का सूत्र हमारे पास था बल गुणित विस्थापन, है ना। और अगर हम स्थिर विद्युतिकी की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो स्थिर विद्युतिकी में कार्य का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ विभव इंटू आवेश। ये आइंदा के लिए याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ते हैं ना तो फिर कार्य का सूत्र हमारे दिमाग में होता है। जैसे हम कार्य सुनते हैं तो हम ये सूत्र लगा देते हैं बल गुणित विस्थापन, लेकिन अगर यांत्रिकी के आधार पर विभव के और आवेश के आधार पर बात हो रही है तो कार्य का सूत्र क्या लिखोगे आप, विभव गुणित आवेश, है ना। चलिए, है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो आगे के लिए आपको यूजफुल रहेगी, जैसे आगे के पार्ट पढ़ेंगे हम तो उसमें, तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना। तो चलिए जो ये था हमारे पास विद्युत विभव, ठीक है, उसके परिमाण, उसके मात्रा, ठीक है ना। चलिए।